तारीख को जब जलसा हुआ मजलिस का अन्नाराव पाटिल साहब की सदारत में, तो उस जलसे में मैंने अपनी तकरीर के दौरान ज्यादा सियासी बात नहीं की, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। अब मुझे जब यहां दोबारा आया तो मुझे बताया गया कि कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि देखो ओवैसी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, इसलिए कि वो हमसे मिल लिया। मेरे भाई, मैं ये कांग्रेस के पापियों से कहना चाह रहा हूं, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया था, इसलिए तुमसे बड़ा नरेंद्र मोदी को इख्तियार मिल गया। उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। अब उनके भी पापों का घड़ा भर रहा है। मैं तकरीर कर रहा था 12 तारीख को, मैं सोच के आया था कि कुछ सियासी बात करूंगा, कुछ कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बारे में बोलूंगा, मगर मेरे दिल में एक तकलीफ थी, आज भी है मेरे दिमाग में, आज भी वो बात घूम रही है। इसीलिए उस दिन रात में तकरीर में मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं किया, कम किया। वो ये था मेरे भाई कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी के मेरे दिलो दिमाग में एक बात मुझे तकलीफ दे रही थी कि हमारा एक हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी, जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उसको धोखा देकर ईरान से पकड़ कर लाए और उनकी अदालत में, जो एक अदालत कहलाने के लायक नहीं है, वहां पर उसको बुज़दिली और खामोशी के साथ बगैर किसी वकील के उसको सजाए मौत की सजा दे दी। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मुझे भी उसका गम, उसकी तकलीफ अपने दिल में मुझे पहुंचा रही थी। और मैं उसी सोच में था कि वो एक पड़ोसी मुल्क में, अगियारों के मुल्क में, वहां पर दुश्मनों के साथ जेल में सड़ रहा है। इसीलिए वही सोच और फिक्र मेरे दिमाग में थी। जब मैं डाइस पर बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं कि मुझे एक फोन आया। मैं फोन नहीं उठाता जब जलसे में रहता हूं, मगर 3-4 मरतबा मिस कॉल देखा। मैं फोन उठाया तो एक खातून दूसरे लाइन पर थी, जिसने मुझसे कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने पार्लियामेंट में कुलभूषण जाधव की बात को उठाया, बहुत अच्छा किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियों ने एक होकर इस बच्चे को वापस लाने की बात की। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप कौन हैं, आपने क्यों फोन किया, मैं जलसे में हूं। तो उस मां ने कहा, जब तूने एक बेटे की बात को पार्लियामेंट में उठाया, मेरा भी एक बेटा 5 साल से पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, उस पर भी झूठा इल्जाम लगा दिया कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का है, उसका नाम हामिद अंसारी है। बेटा, मेरे बेटे की भी बात को उठाना। मैं चाहती हूं कि कुलभूषण जाधव और जितने हिंदुस्तानी जेल में सड़ रहे हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की ISI के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, मेरा बच्चा भी है, मेरा सीना तड़प रहा है कि मैं भी अपने सीने से अपने बेटे को लगा लूं। तुम हामिद अंसारी की भी बात उठाना। ये दोनों चीजें मेरे दिल पर बहुत असर कर गई और इसीलिए मैंने उन तकलीफ को, उन जज्बात को अपनी जबान पर लाकर लातूर की आवाम के सामने रखा और ये नहीं देखा कि एक इंतखाबी जलसा है, मुझे वोट का मुतालबा करना है, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए कहना है। मैं आज भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तानी को वापस लाना इन तमाम इलेक्शन से बढ़कर है। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे मेरे भाई, मगर हमारा वतन का जो हमारा बेटा जो एक पड़ोसी मुल्क के जुल्म का शिकार हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हमको
उसके गम को भी समझना है, उनके खानदान के गम को समझना है कि कोई अगर मां कह रही है कि 5 साल से मैं तड़प रही हूं अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए, अगर कोई खानदान अपने जज्बात को और उनकी अब इंशाअल्लाह ताला दी एंड होने वाला है तुम्हारा। अब पॉलिटिकल बात नहीं बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं। 5 साल से साहिब तुम और तुम्हारी पार्टी राज कर रही है। तुम्हारे पास इख्तिदार, तुम्हारे पास ताकत, तुम्हारा मेयर, तुम्हारा डिप्टी मेयर, सब चीज तुम्हारा, रोड का कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा, मोदी का कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा, टैंकर में पानी पहुंचाने वाला तुम्हारा, झाड़ू देने वाले के झाड़ू भी तुम्हारी, कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारा, सब तुम्हारा हो गया। मगर लातूर अब तुम्हारा होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। क्या किया 5 साल में? इतनी बड़ी फेरिस्त है साहिब की बदउनवानियों की। ये इनका रिकॉर्ड आज बयान कर रहा हूं। बड़ी तकलीफ हुई ना, पॉलिटिकल बात नहीं की। अब सुनो, दोनों को बोलूंगा, तुमको भी और मोदी को भी। एक इनका पहला है, एक एम्प्लॉइज का एडवांस स्कैम। क्या है कि लातूर की बल्दिया में ये जो कांग्रेस के और दूसरे पार्टी के कारपोरेटर थे, दार्जिलिंग गए। इनको तौफीक न हुई लातूर के गलियों में जाकर गरीब की तकलीफ को देखे कि नालियां खुली है, गंदा पानी घर में घुस रहा है, पीने का पानी नहीं है, मोटर लगा रहे तो किसी एक के घर में पानी आया तो दूसरे के घर में पानी 0 हो गया। मगर पूरे कारपोरेटर क्या किए? दार्जिलिंग को चले गए। वाह 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 साहिब, माशाअल्लाह। दार्जिलिंग स्टडी टूर को गए, पैसा निकाल लिए बगैर इजाजत के। क्या करे? बगैर इजाजत के पैसा निकाल लिए। अरे बताओ कांग्रेसी हो और दूसरी पार्टी के कारपोरेटर, दार्जिलिंग में जाकर तुम क्या सीखते लातूर को अच्छा करने का? वो दार्जिलिंग बंगाल में एक पहाड़ी इलाका, ये लातूर की सल्लाख जमीन, यहां पर बारिश नहीं हुई तो पानी ट्रेन से लाया गया। इन्हों दार्जिलिंग गए। कितने अच्छे, देखो आप, क्या अक्लमंद है ये लोग, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे लातूर में लोग तड़प रहे हैं तो साहिब बोले दार्जिलिंग चले जाओ। हाय तेरा दार्जिलिंग डार्लिंग, तू बहुत कर लिया, अब तुझे दार्जिलिंग भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारा करप्शन का जब इंक्वायरी होगी तो तुमको जेल को जाना पड़ेगा और तुम सोचोगे कि अच्छा होता मैं दार्जिलिंग भाग गया। नहीं, अब तुम नहीं भाग सकते। दूसरा इनका व्हीकल का स्टाइपेंड स्कैम। अब आप अंदाजा लगाइए कि व्हीकल का स्कैम हुआ है। ये जिनको गाड़ियां दी गई इस्तेमाल करने को, इन्हों कितना पैसा उठाए? आपको मालूम कितना पैसा उठाए? 4 करोड़ रुपये। 4 करोड़ रुपये व्हीकल स्टाइपेंड स्कैम में उठा लिए। साहिब कौन सी गाड़ी है आखिर ये 4 करोड़ के स्कैम हो गया? बताओ कांग्रेसियों, ये 4 करोड़ का व्हीकल स्कैम किसने किया? तो इनको नहीं बता सकेंगे, बोलेंगे नहीं ओवैसी आया बीजेपी को जिताने के लिए। अरे याद रखो, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं खड़ा रहूंगा और खड़ा था, तुमसे और मोदी से मुकाबला करता था और करता रहूंगा। लोग पूछे क्या है जमीन, तो बोले कर दो, इनको खुश कर देने का है मुसलमानों को। मुसलमानों को खाली शादी खाना बोलो, हमारे पास उनके गुलाम है। बाबा साहब क्या बोले साहब, शादी खाना। अरे बेवकूफ, बाप नहीं बनाए अब बेटा बनाता। शादी खाना, वाह साहब, अरे क्या मुशायरा हो रहा, वाह 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 बोलने। शादी खाना गायब हो गया, शादी खाना आता नहीं।
अगर वो शादी खाना बन जाता तो अब तक जिसकी शादी उस वक्त में होती उसको अब तक बच्चे हो जाते, बच्चों की शादी होती, मगर शादी खाना बन रहा। राजीव गांधी चौक से बाबलगांव रोड डिवाइडर में कितना 68 लाख के पेड़ लगाए गए, एक भी झाड़ नहीं है वहां पे। क्या झाड़ लगा? बैठ तो खाली कचरा उठा। मेरे साहिब अब कचरा तुमको उठाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सोचता हूं कि एक दिन आके पूरा कचरा ले जाकर ये साहिब के घर के सामने तो लारी डाल देना। क्या करते, पुलिस अरेस्ट करती बताऊं, पूरा कचरा डालना, अपना 25 करोड़ उसमें। आप बताइए मेरे भाई, वाटर टैंक का स्कैम, वाटर टैंकर का स्कैम। जीपीएस लगाओ बोले तो जीपीएस ने लगाए उन्होंने। जीपीएस क्या होता, हर फोन में जीपीएस आता, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते, कि लारी में लगाए तो टैंकर कहां जा रहा, आपके मोहल्ले में आया नहीं आया, जिस जगह पर पानी की जरूरत है वहां पर गया नहीं गया। साहिब बोले नो जीपीएस, मेरे घर में जीपीएस है, मैं बस काफी है। बताइए आप, 5 साल से इनका इख्तियार और ये काम कर रहे। अच्छा, ओल्ड म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स का स्कैम क्या किए ये लोग, कॉन्ट्रैक्टर साहब तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, उन्होंने किसी और को किराए पे दे दिए, ओरिजिनल एग्रीमेंट पे उन्होंने लोन भी उठा लिए। ये अजीब मामला है। वो अपने हैदराबाद में कहावत है, मामू की दुकान पे नाना की फातिहा कर दिए लोग पूरे। अरे ना तुम्हारा मामू, ना तुम्हारा नाना, ना तुम्हारी फातिहा, मगर पूरा गपा गप खा रहे। अजीब और गरीब बात है। फिर बोलते मंजलिस हमारे को नहीं बोली, सुनो अब सूद समेत तुम्हारे को अदा कर रहा हूं आज। अच्छा, इनका है देखिए, ट्री कल्टीवेशन बोले जून से जुलाई तक कटे। पिछले साल जून से जुलाई झाड़ लगाएंगे, 4280 झाड़ लगाए, 19 लाख रुपए उठा लिए भाई। एक झाड़ भी नजर नहीं आता लातूर में, मगर साहिब के घर में हरा 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 नजर आता। अरे अब बताइए, 4270 झाड़ लगाने, पेड़ लगाने को 19 लाख रुपए उठा लिए। अब आप बताइए, ये किसकी नर्सरी को फायदा हुआ, किसकी नर्सरी से पेड़ उठाए गए? ये टेंडर भी नहीं हुआ, मगर साहिब बोले नहीं करना है, लेके चले गए। बुक पब्लिशिंग का स्कैम, इंक्वायरी चल रही। ये प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का एक स्कैम है कि ओनरशिप चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का झगड़ा चल रहा है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एक स्कैम मेरे भाई, वाटर स्कैम है, साई नागजारी शिवर का 3 ट्रेंचेस खोदे। आरटीआई में कोई नौजवान आरटीआई एप्लीकेशन डाला तो 2 कैंसिल कर दिए, इसलिए कि इनका धोखाधड़ी सामने आ गई थी। हाउस रेंट का स्कैम है, अजीबो गरीब मेयर है यहाँ का, अपने घर में रह के 4.5 लाख रुपए माहाना किराया उठा रहे थे मेयर साहब। घर उनका जाती, मैं बोले मेरे घर का किराया, तुम जाती घर में रह के 4.5 लाख रुपए ले लिए। आप बताइए कब तक आप ऐसे लोगों को डालते रहेंगे जो तमाम चीजों को धोखाधड़ी, करप्शन हर जगह पर, गरीबों का हक मार रहे हैं। आपके गली कूचों में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, खुली नालियां हैं।
अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो हर जगह, टैक्स रिकवरी, शॉप होल्डर्स का यानी किराया लेती है। हर 5 साल से कोई किराया नहीं लिया मलकियों का, क्यों भाई? आपके साले की थी क्या वो? कि यहां से हमारे कॉर्पोरेटर जब कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह 4 से 5 महीने में एक मर्तबा मैं खुद लातूर को आऊंगा और आकर इन तमाम कॉर्पोरेटर से मुलाकात करूंगा और पूछूंगा कि बताओ भाई साहब, आपने अब तक क्या क्या विकास के काम किए, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपने आवाम के लिए क्या काम किया। आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस पार्टी का और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है अन्नाराव साहब पाटिल की क़ियादत में जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उसमें कामयाब करें, अपने वोट को जाय होने ना दें। क्योंकि मैंने 13 तारीख के दिन 3-4 वार्ड में करीब 2.5-3 घंटे का पैदल दौरा किया। मैं देख चुका हूं कि किस तरह है और वहां पर मोलियां अरे कोई बह रही है, किसी के घर में जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। पर मंडला रहे हैं, वो कल नहीं मंडलाएंगे। हमारे मुस्तकबिल का सूरज निकलेगा। शर्त इस बात की है कि तुम खौफ को दूर करो, तुम बहन को दूर करो, मुत्तहिद हो जाओ और हालात से समझौता नहीं करेंगे बल्कि हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ये काम अगर हम करने तैयार हो जाएंगे तो आज जितने जालिम हैं इनके जुल्म का खात्मा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के हालात तो अजीब व गरीब हैं, अजीब व गरीब हैं। आज आपने फोन करके कहा कि असद साहब यहां से 20 किलोमीटर पर बीसे वागोली गांव में बच्ची ने अपनी जान ले ली। मेरे भाई ये अजीब है हालात। आप अंदाज डोली नहीं की लानत का खात्मा करो। याद रखो, अगर आज तुम अपने बेटे की शादी के लिए किसी गरीब की बेटी से जहेज ले रहे होगे तो कल तुम्हारे बेटे को बेटी होगी तो क्या करोगे? अगर आज कोई मां अपने बेटे के लिए जहेज ले रही है तो याद रखो तुम्हारी बेटी की भी डोली उठना है। आज ये जहेज की लानत एक कैंसर बन चुकी हमारे मुल्क में जो गरीबों को खा रही है। वो बच्ची खुशी से अपने घर से नहीं जाती बल्कि ये सोच कर जाती है कि मैं तो डोली में बैठ कर जा रही हूं मगर नहीं मालूम मेरा बाप जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि बाप कर्जदार हो चुका है, बाप लाखों का कर्जा लेकर अपनी बच्ची की शादी करता है। सुनो है हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, तुम अगर मुसलमान हो या हिंदू हो या दलित हो या मराठा हो या दंगर हो, अगर तुम मर्द हो तो तुम जहेज नहीं लोगे। जो हिंदुस्तानी जहेज लेता है, तुम हिजड़े हो, हिजड़े जहेज लेते हैं। अगर हिजड़े ने कहना तुमको गलत होगा क्योंकि हिजड़े शादी नहीं करते, वो कम। तुम जंगल के बदतरीन जानवर से भी ज्यादा जानवर हो जो हिंदुस्तानी अपने बेटे की शादी के लिए जहेज लेता है।
तुम जहेज नहीं ले रहे हो, तुम उस गरीब का खून चूस रहे हो। तुम जहेज नहीं ले रहे हो, तुम एक और बच्ची को घर नहीं ला रहे हो, बल्कि तुम इंसान को खरीद कर ला रहे हो। तुम अपने बेटे का सौदा कर रहे हो। मेरे भाई, इसलिए जरूरी है कहां से खिलाएगा। फिर बोलेंगे जहेज मत दो, एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल दे दो। कहां से लाएगा वो गाड़ी और मोटरसाइकिल। जहेज मत दो, बल्कि 4 तोला सोना दे दो। कहां से लाएगा गरीब को। गुर्बत बहुत ज्यादा है इस मुल्क में मेरे भाई। जो लोग जहेज ले रहे हैं, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम जंगल के बदतरीन जानवर भी कहलाने के लायक नहीं हो कि गरीब बच्ची अपने मां बाप पर बोझ नहीं बनने की खातिर, उसका नाम शीतल था, जिसने अपनी जान को गंवा दिया। और उसने क्या कहा, अपने खत लिखकर छोड़कर गई। उसने कहा कि हमारे मुल्क में कानून तो है कि डाउरी एक्ट का, मगर उसने अपने खत में लिखा कि हम क्यों जहेज लेते हैं। बताओ क्या जवाब दोगे तुम जो आज जहेज ले रहे हैं। छोड़ो मेरे भाई, ये जहेज की लानत को छोड़ो। अब हमारा मुल्क कैसा है बताता हूं आपको। ये हमारा एक बच्ची शीतल, जिसके वालिद को जहेज नहीं दे सकते थे, अपनी जान दे दी। और हमारी हुकूमत क्या बोल रही है। एक लातूर की एक और बच्ची है, जिसका नाम शादरा मैकशटे था, जिसने अपने सेलफोन का EMI पे करने के लिए रुपे कार्ड से 1590 रुपए दिए। रुपे कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड की तरह, उसने अपने सेलफोन का EMI दिया 1590 रुपये। तो लॉटरी में उसका नाम उड़ गया, उसको 1 करोड़ का इनाम मिल गया। नहीं भाई, थालियां मारने का नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि एक हमारे मुल्क में आप देखो कैसा लॉटरी का सिस्टम है। 1 करोड़ अगर उसको मिल सकते तो फिर वो जो बच्ची मर गई शीतल, उसको क्यों नहीं मिले पैसे। अगर गवर्नमेंट 1590 रुपये सेलफोन के EMI का देती है तो लॉटरी में उसको 1 करोड़ मिल गए। अरे हिंदुस्तान की हुकूमत करने वालों, तुम लॉटरियों को उठा उठाकर हमारी जिंदगियों को खराब मत कर दो। हम लॉटरी नहीं, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, तुम लॉटरी मत समझो हमको। अगर 1 करोड़ रुपए किसी को मिल गए तो फिर वो बच्ची के बाप के पास जहेज के लिए 2 लाख रुपए नहीं थे उसके पास। ये सिस्टम बदलना पड़ेगा इस मुल्क में। लॉटरी उठ गई 1 करोड़, जिसकी लॉटरी नहीं उठी उसकी बेटी को बोली में कूद कर अपनी जान। ये लॉटरी का सिस्टम खत्म होना पड़ेगा। इस मुल्क में इंसान की जिंदगी की अहमियत को समझने की जरूरत है। मगर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक सेलफोन के EMI के लिए एक बच्ची ने सिर्फ 1590 रुपये दिए, उसको 1 करोड़ का लॉटरी का इनाम मिल गया। और वही बीसे वागोली गांव की शीतल हमारी बहन, अपने पास जहेज नहीं था उसके बाप के पास, तो कहा मैं जान दे दूं। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए आप। बताइए मिस्टर मोदी, इस नाइंसाफी का आप कैसे खात्मा करेंगे। बहुत बोल दिया P2 G2, ये P2 G2 छोड़ो, इंसान की जान को बचाओ। हर बात के लायक और काबिल होगा जब गरीब की जिंदगी को लॉटरी नहीं बल्कि जिंदगी समझकर उसे साफ किया जाएगा। जब इस मुल्क में गरीबों की जिंदगी लॉटरियों के सहारे जिएंगे तो याद रखो इस मुल्क में गरीब और परेशान होगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये लॉटरी का सिस्टम बंद करो। इंसानों की जान की अहमियत को समझो हुकूमत करने वालों। अगर जिस दिन तुम ये समझोगे इंसान की जिंदगी का तुमको पासो लिहाज पैदा हो जाएगा।
उस वक्त इंसाफ होगा, उस वक्त अमन होगा, उस वक्त कोई बच्ची अपनी शादी को बोझ नहीं समझेगी, उस वक्त कोई बाप ये नहीं समझेगा कि मेरी बेटी की डोली नहीं मेरा जनाजा उठा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करना जरूरी है। ये सोसाइटी के ईवल्स हैं। हमने कानून तो बना दिया डाउरी एक्ट के खिलाफ, मगर कहां तक इंप्लीमेंटेशन हुआ? हमारे वजीर आजम बोलते हैं कि मैं मुस्लिम औरतों के साथ हूं, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अब आप सुनो, आपके सामने चंद बातें रख रहा हूं। कल ओडिशा में तकरीर किए हिंदुस्तान के वजीर आजम, आजकल मित्रों बोलना छोड़ दिए, बहुत लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब भाइयों बहनों बोलना शुरू कर दिया। ठीक है हिंदुस्तान के वजीर आजम, सुनो हिंदुस्तान की बहनों की दास्तान तुमको सुनाता हूं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, हिंदुस्तान के वजीर आजम 2011 का सेंसस है, C3 टेबल है, उसके नीचे लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस बाय रिलीजन, कम्युनिटी एंड सेक्स। क्या लिखा हुआ है उसमें कि कितने परसेंटेज जो मजहबी एतबार से, रिलीजियस एतबार से शादी में है। मुसलमान 87.8% शादीशुदा जिंदगी में है, हिंदू भाई 86.2%, क्रिश्चियन 83.7%। ये फिगर आया। अब आप देखिए कितने बेवा हिंदुस्तान में मजहबी एतबार से 2011 का सेंसस है। बताओ कौन कम्युनिज्म कर रहा है? आप मुझे बताओ। मुझे बोलते ना रहे, ये ओवैसी आया तो भड़काऊ भाषण करेगा, ये ओवैसी आएगा तो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा। मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूं, जब हमारे मुल्क में 4 करोड़ 30 लाख बेवाएं हैं, तो हमारे वजीर आजम को, ये प्रधान सेवक को, इनकी मुंह में जबान नहीं है क्या इन बेवाओं के ताल्लुक से बात करने की? और हम कैसा ट्रीट करते हमारे बेवाओं को? घर में अगर कोई बच्ची बेवा हो गई तो उसके शौहर का खानदान कहता है निकाल, मेरा बेटा मर गया, तू घर में नहीं रहेगी। उसका बाप कहता है कि मैं क्या करूं, मैंने तेरी शादी कर दी, जहेज कर्जे में डूब गया। वो बेवा क्या करेगी बताओ? हमारे मुल्क में 4 करोड़ 30 लाख खवातीन बेवाएं हैं, विडो है, मगर वजीर आजम की जबान पर अल्फाज नहीं आते और सिर्फ आते हैं कि मुस्लिम औरतें ट्रिपल तलाक। हिंदुस्तान के वजीर आजम, काश तुम एक 200 करोड़ की स्कीम का ऐलान कर देते हिंदुस्तान की बेवा औरतों के लिए, जिसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, कि महाना इन बेवाओं को हम क्या देंगे? विडो पेंशन मिलता है, क्या मिलता है? 800 रुपये। 800 रुपये में न दाल आती न चावल आता, मगर वजीर आजम इसकी बात नहीं करेंगे, बीजेपी संघ परिवार इसकी बात नहीं करेगी। सिर्फ ट्रिपल तलाक, मुस्लिम बहनों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा वो भी सुन लो बाप, 2011 का सेंसस कितने परसेंटेज सेपरेटेड एंड अबैंडन वुमेन है, यानी जो अपने शौहरों को छोड़कर या फिर अबैंडन, या उनको दुनिया भूल गई, उसका भी गवर्नमेंट का सेंसस है। कितने हैं उसमें? 20 लाख हमारी हिंदू बहनें, 20 लाख हिंदू बहनें हैं, 2,80,000 मुस्लिम बहनें हैं और 90,000 क्रिश्चियन औरतें हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपके चेले आपको क्या बोलते हैं? हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे को बोलते थे, अभी ले लिया मैं बोलूंगा। अब अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं तो फिर कम से कम ये 20 लाख हिंदू औरतों का कुछ कर लो। नहीं, ट्रिपल तलाक, ओनली मुस्लिम वुमेन। हाय तेरी मोहब्बत, क्या मोहब्बत है। अच्छा ये सेपरेटेड है, अबैंडन है। 20 लाख में एक वो भी औरत है जिसने कहा था अगर एक फोन करे तो मैं दौड़ के आ जाऊंगा, कहा था ना।
वहां नाम लेंगे तो फिर खाकी वर्दी वाले बोलेंगे भर्ती करो, बड़का भाषण दिया। उन्हें बोली मेरे को नहीं मालूम कौन है उन्हें बोली अगर मेरे को बुला लिए तो मैं दौड़ते हुए आ जाऊं। हाय 20 लाख में एक वो भी है जिसने कहा था मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, तो उसने आरटीआई एप्लीकेशन डाला था। मिस्टर मोदी, बीजेपी वालों, संघ परिवार वालों, ये 20 लाख हिंदू औरतें जो सेपरेट, 2,80,000 मुस्लिम औरतें, 9 लाख ईसाई औरतों के लिए आप बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देते और बोलते कि सेपरेटेड अबैंडन वुमेन के लिए हमारी हुकूमत एक स्कीम का आगाज कर रही है। मिस्टर मोदी, ये जुमलेबाजी छोड़ो, हर जगह जुमलेबाजी। गए तो भाषण जुमला दे दिए चले गए। लोग बोलते वाह वाह क्या बोले, अरे कभी ये भी तो देख कि खाली जुमला जुमला पेट में क्या पड़ रहा है। आज ये 2011 के सेंसस बीजेपी से पुकार पुकार कर कह रहे हैं आज इस मुल्क में 4 करोड़ 30 लाख हिंदू बहने बेवाएं हैं। मिस्टर मोदी बताओ आपके पास क्या प्रोग्राम है। इस मुल्क में 20 लाख हिंदू बहनें इसकी जो सेपरेटेड और अबैंडन है, इसके ताल्लुक से आपके पास क्या प्रोग्राम है बताओ। नहीं बताएंगे। मेरे भाई, अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई जिसने कहा कि हिंदुस्तान में 50% ऐसी औरतें हर मजहब की, मुसलमान भी उसमें शामिल है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती हैं, तो 40-50% औरतों का वजन कम रहता। कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 50% औरतों का, जब हमारी बहनें हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, उनका वेट जितना होता है नहीं होता है। बताओ इसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बात करेंगे। कभी मन की बात में ये भी बात कर लो मोदी जी, कभी मन की बात में ये 4 करोड़ 30 लाख हिंदू बहनें जो बेवाएं उनके ताल्लुक से बात कर लो मोदी जी। कभी मन की बात में ये 20 लाख हिंदू बहनें जो अबैंडन है, सेपरेटेड है, कभी उनके ताल्लुक से भी बात कर लो मोदी जी। कभी अपने मन की बात में, अपने भाषण में, अपने अल्फाज में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी का जिक्र कर लो जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में 50% औरतें जब प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, उनको अंडरवेट होती है, मगर नहीं बात करेंगे। अब तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। अच्छा है, हम एक करके परेशान है, इन लोगों को भी परेशानी है, हम ही परेशान हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हमारे मुल्क के हो चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की बहस है, उसको समझो आप। जब तक आप कांग्रेस को वोट डालते थे तो आप दूध के धुले हुए थे। जब एक असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस आ गई और एक मुतबादिल के तौर पर, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आपके सामने पेश किया, तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया। मुझ पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते, क्या क्या नहीं कहते। अरे जब किसी को फांसी देने की बात आई, सबकी जबानें बंद थी, मैंने अपनी जबान को हिलाया, उस वक्त तुम खामोश